हेलो, वेलकम स्टूडेंट। आज सी टेट की हिंदी भाषा की क्लास में मैं आपको हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ और प्रविधियों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में ज्ञान की सबसे पहली किरण हमारे भारत में ही प्रस्फुटित हुई थी। हमारे देश ने ही शिक्षा के विषय में सबसे पहले सोचा था। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने मंत्रोच्चारण आदि के द्वारा शिक्षा की अलख जगाई थी। हमारे वेद, उपनिषद और इन सब पर आधारित षट दर्शन में ज्ञान के स्वरूप और उसको प्राप्त करने के साधन और विधियों की भी विवेचना की गई है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि शिक्षा के 3 प्रमुख ध्रुव होते हैं। शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। इस प्रकार से शिक्षण की जो सभी क्रियाएं हैं, इनका केंद्र बिंदु शिक्षार्थी होता है। शिक्षण विधि वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है और एक अनुभवी शिक्षक को किसी शिक्षण विधि को चुनने से पहले अपने छात्रों के मानसिक स्तर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मनोविज्ञान के द्वारा ही वो शिक्षण विधि के चयन में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखता है। शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन करते समय हिंदी विषय की विशिष्ट प्रकृति का भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षण भी एक ट्राइपोलर यानी कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसका पहला उद्देश्य होता है वस्तुगत निर्धारण यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस, और तीसरा है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो अधिगम अनुभव केवल पाठ्यवस्तु व शिक्षण विधि के माध्यम से ही अर्जित किए जा सकते हैं। अब मैं आपको हिंदी भाषा शिक्षण की कुछ विधियों के बारे में बताने जा रही हूँ, जैसे कि व्याख्यान विधि। हमारे प्राचीन काल में सबसे पहले हमारी शिक्षण विधि थी मौखिक। हमारे ऋषि मनीषी गुरुकुल में छात्रों को, अपने शिष्यों को मौखिक मंत्रोच्चारण का ज्ञान देते थे। उसी के आधार पर ही ये व्याख्यान विधि, ये वो विधि है जिसमें एक शिक्षक एक समय में अनेक छात्रों को ज्ञान, तत्व, सिद्धांत और सभी प्रकार की सूचनाएं दे सकता है। ये सामूहिक इसमें ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद है प्रदर्शन विधि, जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। तो इस प्रदर्शन विधि में अध्यापक छात्रों के सामने प्रयोग करते हुए प्रदर्शन करता है। प्रयोग तो करता ही, साथ में उसको दिखाता भी जाता है और उस प्रयोग से संबंधित वो उस विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों की व्याख्या भी करता है, और छात्रों की ओर से भी इसमें सक्रिय सहयोग रहता है। वो पूछते हैं ये क्या है और उसका जवाब शिक्षक देता है। उनकी जो जिज्ञासा है उसका ध्यान में रखते हुए उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। इस तरह से छात्रों की निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्रों के पाठ में निरंतर रुचि भी बनी रहती है जब तक वो शिक्षण जारी रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक विधि की। इस विधि में जो भी विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, उसके ऐतिहासिक पक्ष को ही उजागर किया जाता है।
जिससे कि ज्ञान का क्रमिक विकास का पता चले। जैसे हिंदी भाषा का विकास की बात करते हैं तो हम लोग इसका शुरुआत से क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, फिर आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, प्रयोगवाद, नई कविता, इस तरह से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से फिर उसका विकास के बारे में पढ़ते हैं। और क्रमबद्ध इतिहास बालकों के सामने बड़े रोचक ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद योजना विधि के बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है कि छात्र संबंध, सहयोग और क्रिया विधि द्वारा सीखते हैं। इस विधि में तथ्यों का संकलन एक केंद्रीय लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। जितने भी डाटाज इकट्ठा किए जाते हैं तो वो सभी उनका एक मेन सेंटर पॉइंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको अभिन्यास विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि भाषा शिक्षण में अभिन्यास विधि के अंतर्गत सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल और अभ्यास प्रैक्टिकल कार्य सभी एक साथ चलते हैं। अभिन्यास विधि इसी दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें अभ्यास और सिद्धांत दोनों का सुंदर समन्वय किया जा सकता है। इसके दो पक्ष होते हैं अभिन्यास के, जैसे कि पहला पक्ष है तैयारी से संबंधित सैद्धांतिक पक्ष और अभ्यास से संबंधित व्यावहारिक पक्ष। अब मैं बात करती हूँ आगमन और निगमन विधि की। तो सबसे पहले मैं आगमन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इस विधि में विशिष्ट तथ्यों के निरीक्षण और अध्ययन के आधार पर सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है, लेकिन ये विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। जैसे कि पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसका विश्लेषण करते हुए बाद में नियमीकरण किया जाता है। यानी कि ये उदाहरण पहले और नियम बाद में इसमें किया जाता है। और इसके बाद मैं बात करती हूँ निगमन विधि की। ये विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, जबकि आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। निगमन विधि आगमन विधि की विपरीत है। सूक्ष्म के स्थूल और सूत्र से उदाहरण की ओर जाते हैं। इसमें सूत्र पहले बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा में हम दीर्घ संधि के लिए सबसे पहले इसका सूत्र बताएंगे, जैसे कि अकः सवर्णे दीर्घा। फिर इस सूत्र की व्याख्या करेंगे। इस सूत्र की व्याख्या करने के बाद फिर हम उदाहरण बताएंगे। जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरण देते हैं कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो उस उदाहरण का विश्लेषण करेंगे और बाद में जनरलाइजेशन करेंगे कि क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। जबकि निगमन विधि में हम पहले उदाहरण नहीं बताएंगे, पहले हम नियम बताएंगे और उसके बाद उदाहरण बताएंगे। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि आगमन और निगमन ये दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक होती हैं, क्योंकि आगमन विधि अगर अग्रगामी है तो निगमन विधि उसकी सहयात्री है। ये दोनों विधियां एक दूसरे की कमियों को दूर करती हैं। व्याकरण के लिए आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ कंप्यूटर सह अनुदेशन की। कंप्यूटर सह अनुदेशन से तात्पर्य है कि जहाँ पर कंप्यूटर शिक्षार्थी को एक निश्चित प्रस्तावित पाठ्य वस्तु के माध्यम से अधिगम और मूल्यांकन प्रदान करता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन
आधारभूत रूप में सूचना देता है या फिर अनुक्रिया को दिशा प्रदान करता है। इसके बाद शिक्षार्थी को अनुक्रिया देने का अवसर प्राप्त होता है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोसेस होता है उसका शिक्षार्थी को मौका मिलता है और बाद में उसका प्रोसेस के बाद फीडबैक दिया जाता है। इसी फीडबैक या अनुक्रिया को फिर मूल्यांकन करता है वो। तो इस तरह से कंप्यूटर सह अनुदेशन दोनों एक साथ चलते हैं। अब बात करते हैं हम आपसे प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि की। इस विधि में प्रवचन विधि की सहायता ली जाती है। इस विधि को सुकरात ने जन्म दिया था। वो एक स्थान पर जहाँ पर खड़े हो जाते थे तो वहाँ व्यक्तियों का समूह एकत्रित हो जाता था और फिर आपस में वो लोग प्रश्न पूछते थे और सोक्रेटिस उनका जवाब देते थे। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के संपादन में भी कई प्रविधियों की सहायता ली जाती है। अभी जैसे मैंने आपको व्याख्यान विधि बताया था, यानी कि लेक्चर मेथड था, अब मैं आपको व्याख्या शिक्षण विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि व्याख्या का मतलब है एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या विधि। इस शिक्षण विधि का उपयोग हायर लेवल की कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है और इस विधि के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन या समीक्षा, आलोचना या समालोचना करना होता है। इसमें शिक्षक विषय वस्तु के दार्शनिक पक्ष, उद्देश्य, भाव पक्ष, कला पक्ष, इन सब की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए व्यापक अर्थ बताने का प्रयास करता है, जिससे कि छात्रों में अनुभूति का विकास होता है। एक्सप्लेनेशन मेथड व्याख्या शिक्षण विधि के बाद प्रोजेक्ट विधि पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। इस विधि में शिक्षक छात्रों को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए देता है, जैसे कि सामाजिक गतिविधियों पर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, शोषण मुक्ति आदि से संबंधित विषय दिए जा सकते हैं। हिंदी में भी है, पर्यावरण प्रदूषण है या भ्रष्टाचार वगैरह है, इस तरह के उनको विषय दे दिए जाते हैं, जिसमें एक समय सीमा के अंदर वो उस पर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। समूह चर्चा विधि की बात करते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों को समूह में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि व्याख्यान मेथड जो है, व्याख्यान शिक्षण विधि जो है, ये सामूहिक है। इसमें समूह में छात्रों को एक शिक्षक व्याख्यान देता है, उसी से संबंधित ये चर्चा विधि है। समूह चर्चा विधि की बात करते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों को समूह में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनको हिंदी भाषा में आपस में बात करने में, उनकी संवाद करने में मदद भी करता है। हम बात करते हैं अब मीडिया विधि के लिए, क्योंकि आज का युग जो है इसमें सोशल मीडिया का बहुत महत्व है, इसलिए मीडिया विधि का भी प्रयोग करते हैं। और इस विधि में शिक्षक छात्रों को विभिन्न मीडिया संसाधनों का उपयोग करके हिंदी भाषा को सिखाता है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो तैयार करना, इंटरनेट से, गूगल से टॉपिक सर्च करना और टॉपिक के साथ साथ उससे संबंधित मैटर वगैरह सर्च करके तैयारी करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब विधियों का उपयोग करके एक जो शिक्षक है वो छात्रों को हिंदी में रुचि जागृत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और हिंदी भाषा को प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं तथा छात्रों के भाषा कौशल में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह से आज मैंने आपको हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ और प्रविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।